वेलकम टू श्री शिक्षा। मैं डिनिस सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 8 का सीजी बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 4 तक पढ़ लिए हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वृत्त एवं उसके अवयव हैं। ये आपका ज्योमेट्रिकल चीज़ है। ज्योमेट्रिकल चीज़ के बारे में हम लोग ज्यामितीय गणित के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में ज्यामितीय गणित आपका किस तरीके से होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक का कंटेंट है वह है आपका वृत्त और वृत्त एवं उसके अवयव है। ठीक है, आज का जो हमारा कर्तव्य है वो वृत्त है एवं उसके अवयव के बारे में हम लोग जानेंगे कि वृत्त क्या होती है, उसके अवयव क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। ठीक है, वृत्त के बारे में जानेंगे, व्यास के बारे में जानेंगे और त्रिज्या के बारे में हम लोग जानेंगे। ये चीज़ आपकी क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम लोग वृत्त एवं उसके अवयव के बारे में। इससे पहले आप लोग जितने भी थे वो बीजगणित के अंतर्गत पढ़े थे। इससे पहले बीजीय व्यंजक को गुणा भाग पढ़े थे। उसका थर्ड चैप्टर समांतर रेखाएं पढ़े थे। उसके बाद घातांक पढ़े थे, वर्ग एवं घन पढ़े थे। अभी आप लोग पढ़ेंगे वृत्त एवं उसके अवयव के बारे में। आप लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में वृत्त क्या होती है एवं उसके अवयव क्या होते हैं, इस चीज़ को आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पहला वृत्त है। ठीक है, तो इस वृत्त को हम लोग यहाँ देखते हैं। ये देखिए, ये आपका वृत्त होता है ना। यहाँ से देखिए आपके केंद्र से समान दूरी पर, समान त्रिज्या के दूरी पर सभी समान तरफ होता है, उसको हम लोग वृत्त बोलते हैं। यहाँ से इसकी समान त्रिज्या होती है, यहाँ से समान त्रिज्या, यहाँ से समान त्रिज्या, यहाँ से समान त्रिज्या, यहाँ से अनंत त्रिज्याएँ खींची जा सकती है। यहाँ पर ये समान त्रिज्या का रेडियस है, यही आपकी क्या होती है, वृत्त होती है। ठीक है, केंद्र से आपके समान त्रिज्या की दूरी पर स्थित आपका जो भी अवयव रहता है वो आपका क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। यहाँ से एक समान दूरी पर रहती है, तो ये आपका हो गया वृत्त। चलिए आगे देखते हैं हम लोग व्यास के बारे में। ठीक है, तो व्यास के बारे में हम लोग जानते हैं। व्यास के बारे में एक चीज़ जानते हैं हम लोग। यहाँ पर ये आपका केंद्र होता है। केंद्र ये आपका जो है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। ये चारों तरफ की जो दूरी है इसको हम लोग परिधि बोलते हैं, इसको सरकमफ्रेंस। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा। वृत्त की ये आपका केंद्र है ना, ये आपका केंद्र है। वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी बिंदु है बी, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब वृत्त के परिधि के केंद्र से गुजरने वाली कोई भी आपका, ठीक है, वृत्त के परिधि के केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है ये होती है आपकी व्यास। इसको हम लोग बोलते हैं व्यास। जो रेखा या जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है इसको हम लोग बोलते हैं व्यास बोलते हैं। ये व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। देखिए यहाँ से ये आधा, ये आधा, तो व्यास बराबर होता है 2 गुणित त्रिज्या। ठीक है, और त्रिज्या बराबर आपका क्या होता है, व्यास का आधा। त्रिज्या आपका होता है व्यास का आधा। ठीक है, और परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। परिधि के पहला बिंदु है या आपका दूसरा बिंदु है। परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी कहलाती है जीवा। आपकी क्या कहलाती है, जीवा। ये आपका जीवा हो गया। ठीक है, तो ये आपका परिधि हो गया, परिधि। ठीक है, पूरा आपका जो भी वृत्त के चारों तरफ पे ये सर्कल बना है वो आपका वृत्त है। केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा पे त्रिज्या होती है, और कोई भी बिंदु अगर वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरती है तो वह आपका व्यास, वृत्त का व्यास कहलाता है, जो कि त्रिज्या का दोगुना होता है। और परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा आपकी जीवा कहलाती है। ठीक है, तो व्यास को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, जिसको डायमीटर बोला जाता है। जीवा को कोड बोला जाता है सी। त्रिज्या को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, रेडियस। केंद्र को आप लोग कार्सो सेंटर बोलते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। परिधि होती है आपकी 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या होती है आपकी r। वृत्त का व्यास इसका दोगुना होता है, वृत्त का व्यास आपका इसका दोगुना होता है 2r। और वृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। तो अपने आसपास में जितने भी जो वृत्त की जैसे दिखते हैं उसको आप एक्टिविटी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका व्यास हो गया। तो त्रिज्या के दोगुना को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं त्रिज्या। त्रिज्या वही है ये आपका जो बताया मैं यहाँ पर,
ये आपका केंद्र है, ये केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा ये आपकी कहलाती है त्रिज्या, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका O है, ये आपका P है, ये आपका R है। ये आपका कितना है? त्रिज्या है। ठीक है, कहीं भी आप इस तरीके से खींच सकते हो। ये सब आपके त्रिज्या हैं, ये सब आपके क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिज्या। चलिए आगे देखते हैं। चाप है, कोई भी अगर इस तरीके से आप रहेगा तो चाप ए बी के द्वारा आपका इस तरीके से बनेगा, जैसे कि इस तरीके से बना है आप लोगों का। और एक संख्या के रूप में ले लेते हैं, जैसे यहाँ मैं ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। ठीक है, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं। ये आपका ए है, ये बी है, सी है, डी है। इसको चाप जैसे कि डी बन रहा है तो डी किसके द्वारा बन रहा है? तो ए सी डी, ए सी चाप द्वारा बन रहा है। बी किसके द्वारा बन रहा है? तो ए बी ए सी चाप द्वारा बन रहा है, तो इसको चाप बोलते हैं। दो कोणों के बीच में जो भी आपका संदिग्ध रहता है वो आपका चाप कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर होता है लघु चाप, लघु चाप होता है, और दूसरा होता है दीर्घ चाप। लघु चाप अब क्या होता है? दीर्घ चाप। ठीक है, तो लघु चाप और दीर्घ चाप किसको बोलते हैं यहाँ पर आगे देखते हैं। ये हो गया लघु चाप। लघु चाप हम किसको बोलते हैं? देखिए, लघु चाप आपका इस तरीके से है। अगर वृत्त के अर्धवृत्त से छोटा जो रहता है, ये आपका अर्धवृत्त से ये छोटा है आपका, देखिए इस तरीके से है। ठीक है, अर्धवृत्त से यहाँ पर इसका छोटा है, वृत्त से आधा छोटा रहेगा वो आपका लघु चाप कहलाएगा। अर्धवृत्त से छोटा जो रहेगा लघु चाप। अब वृत्त के अर्धवृत्त से आपका ज़्यादा रहेगा, जैसे कि वृत्त इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाप बनेगा वो आपका क्या चाप रहेगा? आपका दीर्घ चाप रहेगा। ये आपका क्या चाप रहेगा? आपका दीर्घ चाप रहेगा। तो ये हो गया लघु चाप, ये हो गया आपका दीर्घ चाप। ठीक है, तो दीर्घ चाप के बेस में भी हम लोग देखेंगे तो वही हो जाएगा। इस तरीके से है तो हम लोग करेंगे यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अर्धवृत्त से आपका ज़्यादा हो गया, ये आपका यहाँ तक। तो ये जो चाप है आपका, ये आपका चाप क्या कहलाएगा भाई? दीर्घ चाप कहलाएगा। ये जो चाप है आपका, ये आपका दीर्घ चाप कहलाएगा। क्लियर? तो ये था आप लोगों का दीर्घ चाप। चलिए आगे हम लोग एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। इससे पहले दो तीन चीज़ को और देख लेते हैं। यहाँ पर पहला आपका रेखा है, रेखा, रेखाखंड और किरण और बिंदु, ये चीज़ को देख लेते हैं। 1 2 3 4 रेखा, रेखाखंड, किरण, बिंदु, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होती है, किरण क्या होती है, बिंदु क्या होती है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो वास्तव में रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, बिंदु क्या है, इसको रेखा जिसकी लंबाई को हम लोग नहीं मान, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है ना, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है ना, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, माप नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, वो आपकी रेखा होती है। रेखा को हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम माप नहीं सकते, केवल ज्यामितीय आकृति के द्वारा दर्शा सकते हैं, वो आपकी रेखा होती है। रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम लोग माप सकते हैं, वो आपको क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर है। जैसे इस पैनल को माप सकते हैं, लेंथ को माप सकते हैं, किरण
जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित तथा अंतिम बिंदु, तथा अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है तथा अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ कहाँ पर जा रहा है ये कोई फिक्स नहीं है, तब उसको हम लोग किरण बोलते हैं। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित तथा अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है वह आपकी किरण कहलाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिंदु। बिंदु जिसकी ना तो लंबाई होती है, जिसकी ना तो लंबाई होती है, जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई 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 होती है, ना ही ऊंचाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। यह केवल एक ज्यामितीय आकृति है, यह केवल एक ज्यामितीय आकृति होती है, उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं रेखा क्या होती है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई निश्चित होती है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते हैं, जिसको केवल हम लोग एक ज्यामितीय आकृति के रूप में दर्शा सकते हैं, वो आपकी क्या होती है, रेखा होती है। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि रेखा यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, ना ही रेखा आपकी फिल्म इंडस्ट्री की कोई हीरोइन है। रेखा यहाँ पर ज्यामितीय गणित का एक पार्ट है, गणित का मैथमेटिक्स का, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, जिसको हम लोग माप नहीं सकते। किसको माप नहीं सकते, रेखा को माप नहीं सकते। किसकी लंबाई अनिश्चित होती है, तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। किसकी लंबाई निश्चित होती है, तो आपकी रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसको हम लोग माप सकते हैं, तो रेखाखंड को माप सकते हैं। किसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है, किरण की प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है तथा अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है। जिसकी ना तो लंबाई चौड़ाई ना ही ऊंचाई होती है, वह केवल ज्यामितीय आकृति है, उसको हम लोग बोलते हैं बिंदु। ठीक है, तो ये रहा आपका रेखा, ये रहा आपका रेखाखंड, ये रहा आपका किरण, ये रहा आपका बिंदु। ये आपका रेखा है, ये आपका रेखाखंड है, ये आपका रेखाखंड है, ये आपका किरण है, ये आपका बिंदु है। ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। इतने में आपके जो भी बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है, बेसिक चीज़ है, इतने में क्लियर है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो पहला एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में हम लोग देखते हैं चित्र के माध्यम से हमारे पास जो भी चीज़ दिया गया है इसको देखते हैं। तो पहला पूरा ABC लघु चाप है, एक दीर्घ चाप है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ABC यहाँ पर देखिए, ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया। देखिए यहाँ पर ये आपका अर्धवृत्त होता है, इससे भी बड़ा है ना, ये देखिए यहाँ तक जा रहा है, ये अर्धवृत्त से भी बड़ा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका दीर्घ चाप हो जाएगा। तो उत्तर में क्या लिखोगे आप लोग, दीर्घ चाप, ये हो जाएगा आपका दीर्घ चाप। चलिए दूसरा को देखते हैं। BCD लघु चाप है कि दीर्घ चाप है, BCD, ये देखिए BCD, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया, आपका D हो गया। ये BCD देखिए एकदम छोटा है, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये आपका अर्धवृत्त होगा ना। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका लघु चाप हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे आपका लघु चाप। अगला है लघु चाप AB द्वारा अंतरित कोण के नाम लिखिए। लघु चाप AB द्वारा अंतरित कोण का नाम लिखिए। तो AB द्वारा अंतरित कोण आपका कौन से हो जाएंगे, लघु चाप AB द्वारा अंतरित कोण, AB द्वारा अंतरित कोण क्या हो जाएगा आपका ADB हो जाएगा।
ADB, अंतरित कोण आपका क्या हो जाएगा, ADB हो जाएगा, ADB हो जाएगा आपका अंतरित कोण। और ACB किस चाप द्वारा बना है, ACB किस चाप द्वारा बना है, ये आपका ACB किस चाप द्वारा बना है, तो ACB आपका AB चाप द्वारा बना है यार। तो यहाँ पर उत्तर में लिखोगे AB चाप द्वारा बना है, AB चाप द्वारा बना है। चलो CBA किस चाप द्वारा बना है, CBA आपका किस चाप द्वारा बना है, CBA आपका किस चाप द्वारा बना है, CBA तो AC चाप द्वारा बना है, ये आपका AC चाप द्वारा बना है, आपका AC चाप द्वारा। CBD और CAD किस चाप द्वारा बना है, CBD और CAD किस चाप द्वारा बना है, तो ये आपका हो जाएगा, उत्तर में लिखोगे आप लोग लघु चाप, ये आपका लघु चाप द्वारा बना है, लघु चाप द्वारा बना है। और चाप द्वारा बिंदु D पर बने कोणों का नाम लिखिए, D पर बने कोणों का नाम लिखिए, मतलब D को बीच में रखना है भाई। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, ADC हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, CDA हो जाएगा, CDA हो जाएगा, तीसरा लिख लो CDB हो जाएगा, CDB हो जाएगा। D को आपको बीच में रखना है, देखो यहाँ बीच में, यहाँ बीच में एंगल यही बनेगा, ये आपका उत्तर हो गया। इतने में आप लोगों का पहला एक्सरसाइज फिनिश है, एक्सरसाइज 5.1 संलग्न चित्र संबंधित इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढिए। तो हम लोगों ने पहला ABC लघु चाप है कि दीर्घ चाप, तो आपका दीर्घ चाप हो जाएगा। BCD दीर्घ चाप है, लघु चाप है कि दीर्घ चाप, तो लघु चाप हो जाएगा। लघु चाप AB द्वारा अंतरित कोण का नाम ADB। ACB किस चाप द्वारा बना है, तो AB चाप द्वारा बना है। CBA किस चाप द्वारा बना है, तो AC चाप द्वारा बना है। CBD और CAD किस चाप द्वारा बने हैं, तो लघु चाप द्वारा बने हैं। चापों द्वारा बिंदु D पर बने कोणों का नाम लिखे, तो ADC, CDA और CDB। ये था आपका एक्सरसाइज 5.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्या बोल रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 5.2 आप लोगों का बोल रहा है निम्न चित्रों में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चांदे से बिना मापे ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न चित्रों में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चांदे से बिना मापे ज्ञात कीजिए। तो यह है आपका एक्सरसाइज 5.2। जैसा कि हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज में निम्न चित्रों में अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चांदे से बिना मापे ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो निम्न चित्रों के अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाए गए कोणों के माप चांदे से बिना मापे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, देखिए वृत्त के माध्यम से यहाँ पर एक एंगल दिया गया है, यहाँ से हमको A का वैल्यू ज्ञात करना है। तो A का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, समांतर क्रम है तो A का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, दिख रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा A का वैल्यू आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 45 एंगल, ये आपका A का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एंगल A का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए X और Y और 33 आपके एक ही एंगल के बेस में बने हैं, संगत युग्म है। तो यहाँ पर X का वैल्यू भी हो जाएगा आपका 33 डिग्री हो जाएगा, Y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपका 33 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला है P का वैल्यू भी आपका संगत युग्म के रूप में अनुरूप में है, इसलिए P का वैल्यू भी कितना हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये P का भी वैल्यू कितना हो गया 40 डिग्री। इसी के बेस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, M का वैल्यू देखते हैं। अब M का वैल्यू देखिए यहाँ पर ये एकांतर कोण के रूप में है, एक संगत युग्म है, संगत कोण के रूप में है। तो M का वैल्यू कितना हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा, N का वैल्यू हो जाएगा आपका 57 डिग्री हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से एंगल के बेस पे है ना, ये और ये संगत, ये और ये आपका एकांतर होता है, ठीक है। तो इस संगत युग्म के बेस में U का वैल्यू हो जाएगा आपका 93 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और V का वैल्यू हो जाएगा 87 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के संगत युग्म है, ये एंगल इसके आपका संगत युग्म है। तो इतने में आप लोगों का एक्सरसाइज 5.2 भी क्लियर है, जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन U = 93 एंगल, V = 87 एंगल, चौथा नंबर क्वेश्चन में M = 72 एंगल, N = 57 एंगल, और यहाँ पर P = 40 एंगल, X और Y = 33 एंगल, और A = है आपका 45 एंगल। तो ये था आप लोगों का एक्सरसाइज 5.2। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारे पास 5.3। 5.3 क्या बोल रहा है, इस एक्सरसाइज को हम लोग देखते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड द्वारा बना कोण आपका न्यून कोण होता है और दीर्घ वृत्तखंड द्वारा बना कोण आपका अधिक कोण होता है। ठीक है, तो न्यून कोण हम लोगों को किस चीज़ को बोलते हैं, तो इसको देखिए, जो आपका न्यून कोण होता है भाई, न्यून कोण जो आपका होता है, यहाँ पर इस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, न्यून कोण आपका 0 से अधिक होता है, न्यून कोण आपका 0 से अधिक होता है, न्यून कोण आपका 0 से अधिक और 90 से कम होता है, 90 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये आपका एंगल है, ये 0 हो गया, यहाँ आपका 90 हो गया, तो 0 से ये अधिक और 90 से कम, ये सब आपके क्या हैं, न्यून कोण है। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, न्यून कोण है, न्यून कोण। और दूसरा क्या बोला है, अधिक कोण। दूसरा है आपके पास अधिक कोण है, उसके बाद एक्सरसाइज में हम लोग चलते हैं। ये अधिक कोण देखिए, अधिक कोण किसको बोलते हैं, ये आपका 90 से अधिक होता है, 90 से अधिक होता है, ये आपका 90 से अधिक होता है और 180 अंश से क्या होता है, कम होता है, 90 से अधिक 180 अंश से कम, ये आपका इस तरीके से होता है, ये आपका 90 हो गया, ये आपका 180 हो गया, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बनता है, यहाँ से एंगल पे इस तरीके से ये आपका। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का कोण क्या हो जाएगा, आपका न्यून कोण हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का कोण, लघु कोण न्यून कोण होता है, दीर्घ वृत्तखंड का कोण आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा आपका न्यून कोण आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का कोण खाली स्थान होता है, तो ये आपका आ जाएगा अधिक कोण। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका अधिक कोण। तीसरा नंबर है, एक ही वृत्त में लघु वृत्तखंड एवं संगत दीर्घ वृत्तखंड में बने कोणों का योग कितना होता है, तो उस कोणों का योग तो आपका 180 डिग्री ही हो गया, 180 अंश ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग आपका कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के आपके पास जितने भी कोण रहते हैं, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। अगर समबाहु त्रिभुज रहता है, समबाहु, विषमबाहु और आपका क्या होता है, समद्विबाहु होता है। जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ, आपके पास 3 एंगल इस तरीके से रहते हैं, जैसे यहाँ पर है 3 एंगल आपके पास इस तरीके से हैं, देखो जैसे यहाँ पर है, ये के एंगल हो गया और ये आपका एक एंगल हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल आपके बराबर हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, ये आपका शीर्ष है, ये भी आपका शीर्ष है, ये भी आपका शीर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका शीर्ष होता है, शीर्ष होता है, भुजा होता है और क्या होता है, कोण होता है। त्रिभुज में आपके 3 भुजा होते हैं। जब 2 शीर्ष मिलते हैं, देखिए ये आपका पहला शीर्ष दूसरा शीर्ष से मिला, तो इसको हम लोग बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं, भुजा। उसी प्रकार ये भी आपका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 शीर्ष मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भुजा, 2 शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं, 2 शीर्ष जहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर मिलते हैं भुजा कहलाता है। और शीर्ष जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं, ये देखिए जहाँ पर 2 भुजा मिल रहे हैं, यहाँ ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा, तो ये आपका क्या कहलाता है, शीर्ष। जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं। ठीक है, तो कितने शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, तो 2 शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है। कितने शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है, 2 शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है। भुजा कब बनता है, जब 2 शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है। शीर्ष कब बनता है, जहाँ पर 2 भुजा मिलते हैं। कितने भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है, 2 भुजा मिलते हैं तो शीर्ष बनता है। भुजा मिलने पर क्या बनता है, शीर्ष बनता है। शीर्ष मिलने पर क्या बनता है, भुजा बनता है। कोण,
जहाँ पर दो भुजाओं के बीच में, ये पहला भुजा ये दूसरा भुजा के बीच में क्षैतिज झुकाव रहता है, ये क्षैतिज झुकाव, ये क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव, दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है, जो क्षैतिज झुकाव होता है, दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शीर्ष हो गया, ये भुजा हो गया, ये सब आपके कोण हैं, ये आपका कोण है, ये भी आपका कोण है, ये भी आपका कोण है। ठीक है, तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज में तीन भुजा, त्रिभुज में तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होते हैं, और तीन कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि भुजा का नाम बताइए। भुजा का नाम क्या हो जाएगा, पहला ए बी हो जाएगा, ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा। शीर्ष का नाम बताइए, एक एक का बताइए, तो ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष। तीसरा कोण का नाम बताइए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है पूछेगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है बोलने से 180 अंश का होता है। तो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होती है, अधिक होती है। तो ये आपका भुजा हो गया, ये आपका शीर्ष हो गया, ये आपका कोण हो गया। ठीक है, अब इसके दृष्टि से आपका जो त्रिभुज का प्रकार होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, जो त्रिभुज का प्रकार होता है यहाँ पर देखो। ठीक है, त्रिभुज का जो प्रकार होता है दो तरीके से होता है, त्रिभुज का प्रकार। चलिए देखते हैं, त्रिभुज के प्रकार को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक भुजा के आधार पे होता है और दूसरा कोण के आधार पे होता है। तो पहला लिखते हैं हम लोग भुजा के आधार। ये आपका भुजा के आधार पे होता है, भुजा के आधार पे, ये आपके भुजा के आधार पे होता है, और दूसरा होता है आपके कोण के आधार पे, कोण के आधार पे, कोण के आधार पर। ठीक है, तो भुजा के आधार पे देखते हैं, भुजा के आधार पे देखते हैं तो यहाँ पर आपके होते हैं, देखिए। ठीक है, और यहाँ पर कोण के आधार पे भी देखेंगे तो 1 2 3 होता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो पहला भुजा के आधार पे देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक भुजा के आधार पे होते हैं और दूसरा कोण के आधार पे होते हैं। पहला किसके प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पे होते हैं, और दूसरा किसके कारण होते हैं, कोण के अनुसार होते हैं। तो भुजा के अनुसार देखेंगे और हम लोग कोण के अनुसार देखेंगे। तो भुजा के आधार पर पहला जो आपका होता है वो होता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और दूसरा होता है आपका समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो होता है वो आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज के प्रकार होते हैं, एक भुजा के आधार पे होता है, दूसरा कोण के आधार पे होता है। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पहला भुजा के आधार पे होता है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज भुजा के आधार के अंतर्गत आता है, और विषमबाहु त्रिभुज भी आपको भुजा का आधार, भुजा को देख करके इनका निर्धारण किया गया है। इसको आगे बताएंगे हम लोग। अब कोण के आधार पे देखते हैं भाई। कोण के आधार पे आपका पहला होता है न्यून कोण होता है। कोण के दृष्टि से हम लोग देखते हैं तो
पहला आपका न्यून कोण होता है, दूसरा आपका सम कोण होता है और तीसरा आपका होता है अधिक कोण। तीसरा आपका अधिक कोण होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग त्रिभुज के प्रकार के आधार पे देखते हैं। तो त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला हो गया भुजा के आधार पे और दूसरा हो गया कोण के आधार पे। पहला किसके आधार पे हो गया? भुजा के आधार पे हो गया और दूसरा किसके आधार पे हो गया? कोण के आधार पे हो गया, ठीक है। तो त्रिभुज का प्रकार भुजा के आधार पे हम लोग देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज होता है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पे देखेंगे तो पहला आपका न्यून कोण होता है, दूसरा आपका सम कोण होता है, तीसरा आपका अधिक कोण होता है। तो त्रिभुज आपके दो वर्डों से मिल करके बना है। त्रिभुज आपके दो वर्डों से मिल के बना हुआ है। त्रि प्लस भुज, जिसकी तीन भुजाएं होती है। त्रि मीन्स होता है आपका तीन और भुज मीन्स होता है आपकी भुजा, तो जिसके तीन भुजाएं होती है, ठीक है। किसी बंद निकाय तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को, ठीक है। बंद आकृति है ना, ये खुली आकृति नहीं, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार हम लोग यहाँ पर देख लिए कि भुजा के आधार पर आपका समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। कोण के आधार पर हम लोग देख लिए न्यून कोण होता है, सम कोण होता है और क्या होता है? अधिक कोण होता है। तो ये था आप लोगों का भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। चलिए, तो भुजा के आधार पर हम लोग देख लिए, कोण के आधार पर देख लिए। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि भुजा के आधार पे हमारा जो त्रिभुज होता है वह तीन प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा क्या होता है? कोण के आधार पे होता है, न्यून कोण होता है, सम कोण होता है और क्या होता है? आपका अधिक कोण होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा आप लोगों का। तो त्रिभुज के प्रकार को आप लोग इस तरीके से करोगे कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज आपके दो प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला भुजा के आधार पे, दूसरा कोण के आधार पे। भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे, कोण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज कोण के आधार पे आपके जो त्रिभुज होते हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है सम कोण, तीसरा होता है आपका अधिक कोण। त्रिभुज किसको बोलते हैं? तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुज में आपके तीन शीर्ष होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC है तो उसका शीर्ष हो जाएगा A, B और C। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो त्रिभुज में आपके तीन भुजा होते हैं। भुजा का नाम बताइए। अगर त्रिभुज ABC है तो AB आएगा, BC आएगा, C आएगा। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? तो त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। पहला कोण A, दूसरा कोण B, तीसरा कोण C। तो भुजा कब बनता है? जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वहाँ पर भुजा बनता है। दो शीर्ष कब मिलते हैं? जब भुजा बनता है तब मिलते हैं। भुजा किसको बोलते हैं? तो जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं। शीर्ष किसको बोलते हैं? जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, ठीक है। भुजा मिलता है तो क्या बनता है? शीर्ष बनता है। शीर्ष मिलेगा तो क्या बनेगा? भुजा बनेगा। भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा। शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। कोण किसको बोलते हैं? दोनों भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव रहता है उस चीज़ को हम लोग कोण बोलते हैं, ठीक है। तो लघु चाप देख लिए, हम लोग दीर्घ चाप देख लिए, लघु वृत्तखंड देख लिए, दीर्घ वृत्तखंड देख लिए, उसके पश्चात वृत्त देख लिए, वृत्त का व्यास देख लिए, वृत्त की त्रिज्या देख लिए, वृत्त की परिधि देख लिए, वृत्त का क्षेत्रफल देख लिए। एक्सरसाइज हम लोग 5.1 को देख लिए, एक्सरसाइज 5.2 को देख लिए, एक्सरसाइज 5.3 को देख लिए, ठीक है। तो इतने में आप लोगों का जो कोणों का सीक्वेंस है, जो भुजाओं का है, इस चीज़ को हम लोग देख लिए। तो इसके आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसके पश्चात कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, वृत्त के क्या क्या गुण है, वृत्त के कितने
प्रॉपर्टीज़ हैं, वृत्त के क्या प्रगुण है, वृत्त पर रिलेटेड जो भी आपका प्रमेय है उस प्रमेय को देखेंगे हम लोग कि वृत्त किन किन अवयवों के साथ जुड़ा रहता है, वृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। वृत्त में हम लोग समबाहु त्रिभुज को देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज को देखेंगे, विषम बाहु त्रिभुज को देखेंगे, न्यून कोण को देखेंगे, समकोण को देखेंगे और हम लोग अधिक कोण को देखेंगे और त्रिभुज के अंतराल में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार में भुजा के आधार पर देखेंगे, कोण के आधार पर देखेंगे दोनों को। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 5.4 को देखेंगे, 5.5 को देखेंगे और 5.6 को देखेंगे। ये आपका जो वृत्त या उसका अवयव का जो चैप्टर है आप लोगों का 6 एक्सरसाइज में बना है। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.4 और 5.5, 5.6। तो 5.3 तक हम लोग को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में त्रिभुज का संबंधित जितने भी गुण है उसको देखेंगे, वृत्त से संबंधित देखेंगे, उसके पश्चात हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।